आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is health as an indicator of quality of population. जनसंख्या की गुणवत्ता हेल्थ पर डिपेंड करती है, एजुकेशन पर डिपेंड करती है और स्किल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट हेल्थ एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मेनली एजुकेशन पर, हेल्थ पर और स्किल डेवलपमेंट पर। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है पॉपुलेशन की, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश में होता है। तो एजुकेशन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं हेल्थ होता क्या है। हेल्थ में हम 3 पैरामीटर्स को शामिल करते हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि व्यक्ति फिजिकली फिट है, उसको कोई बीमारी नहीं है और उसके अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता पूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है और छोटी मोटी खांसी, बुखार, जुखाम ये चीज़ें होती हैं तो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे आदमी अपने आप को असहज महसूस करे। ये फिजिकल हेल्थ होता है। दूसरा टाइप है हेल्थ का मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि मानसिक रूप से व्यक्ति खुश है, मतलब उसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। हल्का फुल्का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। वो करना कुछ चाहेगा, कर कुछ बैठेगा। तो मेंटल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी हेल्थ का। और तीसरा है इमोशनल हेल्थ। व्यक्ति भावनात्मक तौर पर भी मजबूत होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए। किसी भी इंसान को किसी भी तरह का अगर इमोशनल सेटबैक लगा हो, कोई ऐसी घटना उसकी लाइफ में घट गई हो, उसके परिवार में घट गई हो या उसके फ्रेंड सर्कल में घट गई हो जिसको वो भूल नहीं पा रहा है, तो वो इमोशनली फिट नहीं है। तो गुड हेल्थ का मतलब है कि जब व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट है तो उसको हम कहते हैं गुड हेल्थ। और व्यक्ति का हेल्थी होना उसकी अपनी लाइफ के लिए, उसकी अपनी फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एक हेल्दी व्यक्ति अपने परिवार को के साथ सही तरीके से रह सकता है, परिवार भी खुश रहेगा, वो व्यक्ति भी खुश रहेगा अगर सबकी हेल्थ सही है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो फिर ना तो व्यक्ति अपना जीवन एंजॉय कर सकता है और ना ही वो दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आ सकता है। गुड हेल्थ जब इंसान की होती है तो उससे उसका मानसिक विकास भी होता है, उसकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ती हैं, साथ ही उसकी जो कार्यक्षमता है वो भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति होगा तो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली वो कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी स्किल्स को सीख पाएगा, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन है वो बढ़ेगी। तो अच्छी हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी को हेल्दी रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हेल्थ के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी है, मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करती है, तो वो कैसे वर्कर्स को हायर करेगी अपनी कंपनी में। कोई भी कंपनी है, उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है प्रॉफिट्स कमाना, अधिकतम करना अपने प्रॉफिट को, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए उसके पास ऐसी वर्कफोर्स होने चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए जो हेल्दी हों, जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट हों, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या वो अपने काम में उतनी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा जितनी उसके अंदर है या जितना वो कर सकता था? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि जब व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा होता है या फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वो फिट नहीं है, तो वो अपनी जो 100% उसके अंदर है स्किल्स, उनका यूज़ नहीं कर पाएगा। वो अपने काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ वो नहीं कर पाएगा। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, उसका नुकसान होता है। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी अस्वस्थ व्यक्ति को वो अपने कंपनी में काम पे रखे। तो हेल्थ जो है हमारे जीवन का, हमारे वेलबींग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वैसे भी आप इसको यूं भी जनरली समझिए कि जैसे चाहे किसी आदमी के पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, अरबों रुपया क्यों ना हो, अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है, मान लीजिए वो हमेशा बेड पे रहता है या चलने फिरने में भी उसको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, तो यू जस्ट इमेजिन कि उस आदमी की लाइफ कितनी क्रिटिकल होती है। क्या वो व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश है? ऑफ कोर्स ही कैन ट्राई टू बी हैप्पी। जो समस्या उसके साथ है उसके साथ उसको खुश तो रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन क्या एक नॉर्मल आदमी की तरह वो कंफर्टेबली जी सकता है? इसलिए हेल्थ जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यानी जिस आदमी की हेल्थ सही है, मान लीजिए सबसे अमीर आदमी है वो इस दुनिया में, बाकी मटेरियल चीज़ें वो भी ज़रूरी होती हैं, बट जस्ट इमेजिन कि परमात्मा ने तो सब दिया है ना। अगर बॉडी के सारे पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जीवन में बहुत खुश हैं। ईश्वर ने हमें हर चीज़ दी है, बस उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है और फिर अपने लिए जीवन में नए रास्ते बनाने हैं प्रोडक्टिव वे में। तो हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी वर्किंग लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। अगर हम हेल्थी हैं तभी हम
खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरे लोग भी हमारे साथ खुश रह सकते हैं। हमारे देश में भी सरकार का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे देश में। देश भर के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छे लेवल पर मिले ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो अपनी लाइफ को सही से जी सकें और साथ ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो प्रोडक्टिव साबित हों। हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका भी मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ सर्विसेज पहुँचे, हर व्यक्ति के लिए हेल्थ सर्विसेज पहुँचे, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हों। तो उस पर सरकार की तरफ से काम किया गया है। सबसे पहली बात, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर फोकस किया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। तो इसलिए देश भर में जगह जगह पर लगभग रीजनेबल डिस्टेंसेस के बाद हर जगह पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो आपको मिलेंगे देश भर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या और भी अच्छे लेवल के हॉस्पिटल्स, इनकी जो सुविधा है वो देश भर में दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे डिस्पेंसरीज खोले गए हैं जहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसकी पहुंच बढ़ाई गई है, उसकी जो नंबरिंग है हॉस्पिटल्स की, डिस्पेंसरीज की, वो बढ़ी है, संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही फैमिली वेलफेयर पर भी काम किया गया है सरकार की तरफ से, और जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं देश भर में वो भी दी जाती हैं ताकि लोगों को एक सही न्यूट्रिएंट फूड जो है वो मिल सके। न्यूट्रिशनल सर्विसेज पर फोकस किया गया है सरकार के द्वारा, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है। देखो, जो प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, जो अमीर लोग हैं वो तो अपने लिए सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो प्राइवेट सेक्टर से कुछ भी अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब लोग हैं, उस सेगमेंट के पास इन सुविधाओं की जो कमी है वो हमेशा रहती है। उनके पास जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। तो अल्टीमेटली सरकार जो है, जैसे आपने देखा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कई तरह की न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों को दी जाती हैं। तो सरकार की तरफ से इन चीज़ों पर फोकस किया जाता रहा है और पिछले कई वर्षों में हमारे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है सरकार की तरफ से, जैसे कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को बढ़ाना और मेडिकल स्टाफ को ज़्यादा रिक्रूट करना और हॉस्पिटलों में तरह तरह की मशीनरी जो रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगाना। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इस पर फोकस किया गया है। और इसी तरह से जो सरकारी क्षेत्र है उसमें बहुत सारे नए हॉस्पिटल खोले गए हैं। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाया गया है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं, वहाँ पर भी लोग अपनी जो भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो लोग प्राप्त करते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पर जो है वो काफ़ी सारा काम समय समय पर होता रहा है। आज़ादी के प्राप्त होने के बाद से ही भारत सरकार की तरफ से समय समय पर अनेकों पॉलिसीज़ हेल्थ सेक्टर के बारे में बनाई गई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, समय समय पर उनको बदला भी गया।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, स्टाफ को रिक्रूट किया गया, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाया गया हेल्थ सेक्टर में, अनेकों तरह के रिफॉर्म्स किए गए, अनेकों तरह की स्टेप्स उठाए गए सरकार की तरफ से, और उसके जो आउटकम्स हैं वो इस तरह से हैं, मतलब उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, तो देश में अनेकों उस चीज़ से फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब एक एवरेज लाइफ कितनी है इंडिया में लोगों की, यहाँ एक एवरेज लाइफ का मतलब है कि सभी लोगों का अगर हम टोटल लाइफ कैलकुलेट करें कि इतने साल लोग जीते हैं, तो हर कोई तो 100 साल नहीं जिएगा, हर कोई 5 साल भी नहीं जिएगा। मतलब देखते हैं आप, बहुत सारे लोगों की डेथ जल्दी भी होती है और बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एज प्राप्त करने के बाद उनकी डेथ होती है। तो एक एवरेज लाइफ की बात हो रही है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया में 1951 में सिर्फ 32 ईयर्स थी, सिर्फ 32 साल एक एवरेज लाइफ थी 1951 में। लेकिन अभी ये 2016 के डाटा के हिसाब से 68.3 ईयर्स हो गई है 2016 में। और अभी अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो 2020 में अप्रोक्सीमेटली ये 69.5 ईयर्स हो चुकी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। कहाँ ये 32 ईयर्स था, फिर ये अभी 2016 में 68.3 ईयर्स था, और अभी 2020 में ये बढ़कर और ज़्यादा हो गया, 69.5 ईयर हो चुका है। तो ये देश के लिए एक अच्छी बात है कि हमारी जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ रही है देश के अंदर। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट होता क्या है कि जैसे 1000 नए बच्चे मान लो पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, उस रेशो को हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट। तो इंडिया में जो इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट थी ये 1951 में 147 थी। 1000 बच्चों में से लगभग 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही। लेकिन 2016 में ये कम होके 34 रह गई थी, यानी काफ़ी कमी इसमें आई है। इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट जो है इंडिया में काफ़ी कम हो चुकी है। 1000 बच्चों में से अब सिर्फ 34 बच्चों की ही जो डेथ है वो होती है। और 2020 में भी ये जो डाटा है ये और कम हो चुका है, ये लगभग 30 हो चुका है। एग्जैक्ट डाटा के लिए आप रेफर करें अपनी बुक्स में। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है बर्थ रेट। तो बर्थ रेट भी इंडिया में जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, ये लगभग 20.4 है, यानी इसमें भी काफ़ी कमी आई है कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले। पहले इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, बट अब ये कंट्रोल हो चुकी है और उससे काफ़ी नीचे आई है। और अगर हम डेथ रेट की बात करें तो ये भी पहले के मुकाबले काफ़ी इसमें कमी आई है। जैसे अगर हम कंपेयर करें 1951 का डाटा, तो 1951 में 27 पर 1000 डेथ हुआ करती थी। 1000 लोगों में से 1000 लोगों में से 27 जो लोग थे उनकी डेथ हो जाया करती थी। लेकिन अभी 2016 में कम होकर ये 6.4 हो चुकी है। अब 6.4 एक क्या है, दिस इज़ एन एवरेज। हालांकि ये मतलब कि इस तरह से तो नहीं है कि 6.4 लोग मरेंगे, नो, मतलब 6.4 का मतलब है दिस इज जस्ट एन एवरेज। सो इसके अलावा जो है जो और बाकी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जानलेवा रोग जो होते हैं, डेडली डिजीज़, जिस तरह से मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, कोलेरा है, इस तरह की बीमारियों को भी पूरी तरह से देश में नियंत्रण में लाया गया। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है देश में। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो
आपका हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और देश भर में जो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और जो हमारा हेल्थ सर्विसेज का एक्सपेंशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में 1951 में सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन अब ये जो डाटा है 2011 के डाटा के हिसाब से ये 321 हो चुके हैं, जबकि डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स की संख्या 1951 में देश भर में 9,209 थी, जबकि 2011 में बढ़कर ये 35,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह से जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं, ये 1951 में इनकी संख्या 725 थी, जबकि 2011 में ये बढ़कर 1,75,277 हो चुकी है। और नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का अगर हम मिलाते हैं, पर 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 लोगों के लिए कितने बेड्स अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, तो 1951 में ये 3.2 थे, जबकि 2011 में बढ़कर ये 4.2 हो चुके हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो 1951 में देश भर में 61,840 डॉक्टर्स थे, जबकि 2011 का जो डाटा है उसके हिसाब से ये 8 लाख प्लस हो चुका है। 8 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स उस समय 2011 के डाटा के हिसाब से ये थे। और नर्सिस की अगर बात करें तो ये 18,000 के आसपास नर्सिस थी 1951 में, लेकिन अभी देश भर में ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग ये बढ़कर 17 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर हम नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन की बात करें कि 10,000 लोगों के पीछे कितने डॉक्टर्स हैं, तो 1951 में ये जो डाटा था इट वाज ओनली 1.7, लेकिन अभी बढ़कर 2011 में बढ़कर ये 6 पर 10,000 हो चुका है। मतलब 10,000 लोगों के लिए जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में वो सिर्फ 6 डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो मतलब पहले के मुकाबले अगर हम इसको देखें तो कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। बाकी आपकी बुक्स में जो डाटा दिया हुआ है आप उसको रेफ़र करें, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डाटा को रेफ़र करना है आपने। और अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ है लोगों की, उसमें जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। जैसे एक तो हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज है उनका बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर हेल्थ सर्विसेज बहुत ही कम है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी वहां उन स्टेट्स में अच्छे अच्छे हैं। मतलब कह सकते हैं कि उन स्टेट्स ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं, वहाँ बहुत बैकवर्डनेस है, हेल्थ सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। तो हम कह सकते हैं कि असमान वितरण है स्वास्थ्य सुविधाओं का, सभी को सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है। ये हमारे देश में हेल्थ सेक्टर की ड्रॉबैक है। और साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो काफ़ी कम हैं। वहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिलती है। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे एड्स है या HIV है या फिर सार्स है, ये मतलब ऐसे वायरसेस हैं या ऐसी समस्याएं इनसे पैदा होती हैं कि जो मतलब हेल्थ को हमारे इफ़ेक्ट करती हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़ अभी भी बहुत सारे हैं जिन पर अभी हम काबू नहीं पा पाए हैं। हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का भी। और मतलब कहीं पर हॉस्पिटल्स तो हैं, डॉक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं है और एफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा है। योजनाएं बनती हैं लेकिन उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाफ ही नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं भी हैं।
और साथ में एक और समस्या जो है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है हेल्थ सेक्टर का। तो आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही महंगे महंगे हॉस्पिटल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। बहुत महंगा है वहाँ ट्रीटमेंट करवाना, सबके बस की बात नहीं है। तो इससे जो गरीब लोग हैं उनके लिए इन सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे पास है या जो हमारा हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो रही है। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस है हमारे देश में। मतलब हॉस्पिटल हैं, मशीनरीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ है, जहाँ जहाँ जितना है मतलब उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। और साथ ही देश भर में हमारे जो पुअर सैनिटेशन है, मतलब कि अभी जैसे मतलब बहुत सारे जगह पर आप देखते हैं वहाँ स्वच्छता की जो सुविधा है वो सही नहीं है, लोग साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारे देश में इसलिए भी ज़्यादा लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं। इन चीज़ों की तरफ जो है वो हमें सभी को हमें ध्यान देना चाहिए, ना केवल सरकार को, बट हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम जितना हो सकें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास साफ सफाई पे ध्यान दें, गंदगी ना डालें, स्वच्छ रहें, दूसरों को भी मतलब कोई इनकन्वीनियंस ना क्रिएट करें। तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो उस देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट तब होती है जब उसका हेल्थ सही होता है। हेल्थ सही होने से मतलब देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ती है। जैसे हमने कुछ इंडिकेटर्स, कुछ आउटकम्स अभी पढ़े थे, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की थी। तो देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में सुविधा बढ़ती है तो नेचुरली है उस देश की जो फ्यूचर प्रोग्रेस है वो बढ़ती है। भविष्य में हम उसका एक बेहतर भविष्य जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी तरह से जब इन जो हमारी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है जब वो बढ़ती है तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है। और साथ ही जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती है तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड केयर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कम होना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरह से बहुत कुछ किया गया है हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे देश में, और बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको, ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, ना केवल सरकार की। हम सबको ऐसी अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए जिससे हम खुद हेल्दी रह सकें। और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सभी अगर हेल्दी रहेंगे तो हमारा समाज हेल्दी होगा, बीमारियों से हम बचेंगे। तो हम अपने काम को, जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं या हम कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हम कहीं पर भी जॉब करते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हो, हम उसमें प्रोडक्टिव साबित होंगे। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम कहीं गंदगी ना फैलाएं, अपने आसपास जहाँ कहीं भी समस्याएं हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं क्योंकि उससे हमारा एनवायरनमेंट सही रहता है। और साथ में जो भी खाएं पिएं वो उसकी क्वालिटी चेक करके खाएं, उसको साफ सुथरा करके खाएं। तो हम सभी को अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम देश की ऐसी पॉपुलेशन बने जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और हम अपने लिए भी अच्छी इनकम कमा सकें, और साथ ही अपने देश के बाकी लोगों के लिए भी हम प्रोडक्टिव साबित हो सकें किसी भी रूप में जो भी हम काम करते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.